हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल साइको प्रोफेसर। और आपके इस एपिसोड नंबर 2 के अंदर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, हम सॉल्व कर रहे हैं जून 2023 का आपके एनटीए यूजीसी नेट का पेपर। तो ये उसका पार्ट 2 है। तो अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी। लिंक में आपको वहाँ पे वो वीडियो मिल जाएगा और वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। और उसी के साथ साथ आपको नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पे जून 2023 के सारे पेपर सॉल्व होंगे इसी प्रकार से, ऑर्डर वाइज एपिसोड 1 2 इस प्रकार से। तो उनको वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर अभी तक आपने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। चैनल का नेम वही सेम आपका साइको प्रोफेसर। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक और बात, यहाँ पे थोड़ा सा प्रमोशन कर देते हैं। केवल 9900 रुपीज़ के अंदर आपको मिल रहा है कंप्लीट कोर्स आपके यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के लिए। ठीक है, दिसंबर 2023 के लिए केवल 9900 में आपको मिल रहा है। तो वो वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए एंड इसको आप तुरंत से तुरंत इसको ज्वाइन कर लीजिए। अदरवाइज केवल समय है जो वो जाएगा। 50% आपको ऑफ मिल रहा है यहाँ पे। तब तक आपको 26 ऑफ जुलाई तक। ठीक है, अदरवाइज आपको 26 जुलाई के बाद आपको ये वाला ऑफर अब नहीं मिलेगा। ठीक है, ये वाला ऑफर से आप वंचित रह जाएंगे। तो समय का लाभ उठाएं, समय बहुत कीमती है, एक एक दिन। ठीक है, अभी आप नहीं पढ़ रहे लेकिन कोई कहीं बैठ के पढ़ रहा होगा और वो लोग जो है दिसंबर में अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, आप जो है स्टार्ट कब करेंगे? आप स्टार्ट करेंगे रिजल्ट के बाद। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको मालूम है रिजल्ट के बारे में, उन्होंने अभी से ही स्टार्ट कर दिया होगा। ठीक है, तो उनका भी ध्यान रखें आप। एंड चलिए हम आपका ध्यान रखते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सवाल देखिए, यहाँ पे आसान सवाल। इसको लगभग सभी ने सही किया होगा। 90-95% लोगों ने इसको सही किया होगा। इसके गलत होने के चांसेस काफी ज्यादा कम है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? द इमरजेंस ऑफ द ओडिपस एंड कैस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्सेस आर द चीफ इवेंट्स ऑफ विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन द फ्रॉइडियन थ्योरी। ठीक है, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलिक स्टेज या फिर आपकी जेनाइटल स्टेज। फ्रॉइड के सिद्धांत में इडिपस और शिशन लोब कैस्ट्रेशन कैस्ट्रेशन नहीं कैस्ट्रेशन मनोग्रंथियों का प्रादुर्भाव विकास की किस अवस्था की मुख्य घटनाएं हैं? मौखिक अवस्था, गुद अवस्था, लिंग अवस्था, जननांग अवस्था। ठीक है, तो आधे से अधिक लोग ओडिपस देखते ही किस पे टिक कर देंगे? यहाँ पे टिक कर देंगे आपकी जो है फेलिक स्टेज जो होती है, जो आपकी लिंग अवस्था होती है। और यही जो आपका आंसर है, यही आपका करेक्ट आंसर भी है। ठीक है, कैस्ट्रेशन जो है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रा और कैस्ट्रेशन आपको लगता है तो ये एक चीज नहीं है। यहाँ पे बात करते हैं जो आपको लेक्चर्स के अंदर बताया था, करवाया था वहां पे, पेनिस एनवी वाली बात। ठीक है, उसका संबंध है आपकी कैस्ट्रेशन से। यहाँ पे शिशन लोब की बात कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं, ठीक है, जो मेल्स हैं, प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, उनको लगता है कि उनका जो शिशन है उसका लोप कर दिया जाएगा उनके पिता द्वारा। ठीक है, इस प्रकार की कुछ बातें हैं आपके कैस्ट्रेशन के अंदर। तो इसलिए यहाँ पे सही उत्तर क्या होता है? आपका फेलिक स्टेज यानी कि लिंग अवस्था यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिलेटेड टू द डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट? निम्नांकित में से क्या क्या विकासात्मक परख परीक्षण से संबंध है? ये वही सवाल है जो आपको बताया था कि हिंदी माध्यम में किस प्रकार से डिफिकल्टी है, और ये डिफिकल्टी अब जो है आगे और बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखें इसको। गेसल डेवलपमेंट शेड्यूल, डेनवर डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट, हॉलैंड डेवलपमेंटल शेड्यूल या फिर ब्रूनर डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट। इन चारों में से किसका संबंध है आपके डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट से? ठीक है, तो इस प्रकार का सवाल आपके एनटीए के इतिहास में इस प्रकार से पहली बार पूछा गया, इस टेस्ट डेवलपमेंट वाले से संबंधित। ठीक है, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है आपके यहाँ पे गैसल वाला और यहाँ पे आपका डेनवर वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होता है। जीसेल विकासात्मक अनुसूची और डेनवर ने बताई है विकासात्मक स्क्रीनिंग परीक्षण के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे शेड्यूल स्क्रीनिंग और एक इसकी बात करते हैं, ये बात करते हैं आपके विकासात्मक परीक्षण से संबंधित बात करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल आपको कभी कभी देखने मिलते हैं और अन्यथा आगे भविष्य में रिपीट होने के चांसेस इनके कम हो जाते हैं। ठीक है, अभी आप क्या करेंगे? अभी आप इसको पढ़ने लग जाएंगे एंड आपके बहुत ही रेयर चांसेस 0.1-0.5% चांसेस हैं इसके कि जो आपको ये अगली बार रिपीट करेगा। ठीक है, जैसे आपने 2019-20 के पेपर्स में देखे थे कुछ सवाल टफ वाले, जो एक पूछा था कौन सा, ओकम्स रेजर वाला, है ना, वो सवाल आजकल आउटडेट हो गए हैं, उस प्रकार से पूछे नहीं जाते। तो आपको तैयार रहना है आगे भी इसी प्रकार से नए नए सवालों के लिए, आउट ऑफ द बॉक्स सवालों के लिए। तो ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर क्या है? यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए एंड बी, गेसल एंड डेनवर का आपका डेवलपमेंटल शेड्यूल और स्क्रीनिंग टेस्ट। चलिए अगला सवाल। वन स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट वांटेड टू कैरी आउट अ बायोग्राफिकल स्टडी by writing and recording the experiences of a hockey legend. This is an example of which approach? Phenomenology, ethnography, narrative study, grounded theory approach। काफी ही आसान सवाल।
आप इतना पढ़ते हैं पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए इतना पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है, फिर भी अगर आप ये गलत सवाल करते हैं तो इसमें क्या कहा जाए, अब गलत मत करिए ऐसे सवालों को। एक खल मनोवैज्ञानिक, खल नहीं खेल मनोवैज्ञानिक हॉकी के महान खिलाड़ी के अनुभव को लिपिबद्ध और प्रलेखित कर जीवन वृत्त संबंधी अध्ययन, जीवन की बात आ गई है, करना चाहते थे। यह किस उपागम का उदाहरण है? घटना विज्ञान का, नृजाति विज्ञान का, आख्यानात्मक अध्ययन का, या फिर आपके आधारित सिद्धांत उपागम का। ठीक है, तो यहाँ पे किसका आंसर है? ये आंसर है इसका आपका नरेटिव स्टडी का। ठीक है, नरेटिव स्टडी अप्रोच, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नरेटिव स्टडी अप्रोच, ना कि घटना विज्ञान, फिनोमिनोलॉजी भी नहीं है, एथनोग्राफी भी नहीं है, यहाँ पे जाके रह नहीं रहा है, नृजाति विज्ञान, नृवंश विज्ञान भी नहीं है, और आपका आधारिक सिद्धांत उपागम भी ये नहीं है। ठीक है, आपकी जीटी अप्रोच भी नहीं है। जीटी अप्रोच में तो क्या करते हैं, मल्टीपल सोर्सेज का इस्तेमाल करके चीजों को लगाते हैं वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है आपका? नरेटिव स्टडी, यानी कि आख्यानात्मक अध्ययन इसका सही उत्तर है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखिए अगला सवाल, यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। ठीक है, मैनिक डिसऑर्डर के बारे में, पैनिक डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया या फिर एडीएचडी, उन्मादजन्य विकार, संत्रास विकार, मनोविद्लता, एडीएचडी। ठीक है, तो आपको ये परेशान होने के लिए बनाया है हिंदी माध्यम वालों के लिए। ठीक है, कि आप जब परेशान होते रहिए, उन्मादजन्य समझते रहिए आप, और संत्रास समझते रहिए। ठीक है, कई बार ये शब्दों को यहाँ पे चेंज कर देते हैं, तो उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। ठीक है, आपको मनोविद्लता मालूम है क्या होती है? मनोविद्लता के अंदर क्या होता है? इन चारों में से आपको यहाँ पे मृत तृष्णा होती है, विभ्रांति और असंगत वाक। ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर क्या होते हैं? आपको डिल्यूजन होते हैं, हेलुसिनेशन होते हैं, इनकोहेरेंट स्पीच होती है ना, आपकी जो स्पीच है इनकोहेरेंट हो जाती है, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर 4 एक ही ऑप्शन में है, और यही आपका सही आंसर है। उनको केवल इतना मतलब था कि आपको स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में, यानी कि आपकी मनोविद्लता के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी है या नहीं। अगर आपको मनोविद्लता मालूम थी तो अब इसका उत्तर आपका कभी गलत नहीं होता, आपका आंसर 99% सही होता। और ये आंसर भी उनका सही होगा जिनको स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में अच्छे से मालूम है, मनोविद्लता के बारे में अच्छे से मालूम है। उसके अंदर हमारे डिल्यूजन होते हैं, हेलुसिनेशन होते हैं, विभ्रांति होती है, हमको है ना, लगता है कोई हमको मारने के लिए आ रहा है, या हमारे बाजू में कोई बैठा है और हमसे बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे सही आंसर होता है। मैनिक डिसऑर्डर के अंदर देखिए क्या होता है, उन्मादजन्य विकार के अंदर क्या होता है, यहाँ पे आपका उच्च व्यापक मनोदशा और वर्धित ऊर्जा, एलिवेटेड एक्सपेंसिव मूड एंड इंक्रीज एनर्जी, यहाँ पे जो आपकी ऊर्जा है ना, मैनिक डिसऑर्डर के अंदर वो बढ़ जाती है। पैनिक के अंदर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? पैनिक के अंदर बोल रहे हैं हाइटेंड अवेयरनेस ऑफ इमोशन स्पेसिफिक स्टिमुलस, अनुभूति विशिष्ट उद्दीपकों की बढ़ी हुई जागरूकता आपकी बढ़ जाती है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ देखिए एडीएचडी के अंदर क्या बोल रहे हैं वो, फ्रंटल स्ट्राइटल रीजन ऑफ द ब्रेन इम्प्लीकेटेड, संपूर्ण मस्तिष्क को अग्र रैखिक क्षेत्र, पता नहीं वो अग्र रैखिक से क्या बोलना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए आपका जो फ्रंटल स्ट्राइटल रीजन होता है आपके ब्रेन का, वो इम्प्लीकेटेड हो जाता है इन द एडीएचडी। ठीक है, तो स्किज़ोफ्रेनिया अगर आपको मालूम है तो आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अब चलते हैं अगले सवाल की ऊपर। अब देखिए अगला सवाल किसके बारे में पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ फोनीम। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आपने 2021 की सीरीज देखी होती तो वहां पे इसी प्रकार से एक सवाल पूछा था आपसे, किसके बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फेरोनोम्स। ठीक है, फेरोनोम्स पूछा था आपसे, यहाँ पे आपसे पूछे हैं फोनीम्स 2021 एंड देन 23 सेम सेशन आई गेस। ठीक है, ओके, इट रिफर्स टू द डिसरप्टेड लैंग्वेज ऑफ अ पेशेंट विद अफेसिया। क्या ऐसा होता है? एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन सेट ऑफ फोनीम्स, अ फिनोमेन नहीं, यहाँ पे अ फोनीम is a category of speech sound. It is the smallest unit of language that carries meaning. ठीक है, तो आपको इसके केवल इतना समझना है यहाँ पे कि देखिए आपको कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पे अफेसिया की बात तो बिल्कुल नहीं है, फोनीम तो अलग चीज होती है। इट रिफर्स टू डिसरप्टेड लैंग्वेज ऑफ पेशेंट विद अफेसिया। आपने अफेसिया के बारे में पढ़ा आपने, ठीक है, अफेसिया के बारे में पढ़ा आपने, आपने कभी सुना क्या कि अपने फोनीम की बात कर रहे हैं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया। अब क्या बचता है आपके पास? बी, सी एंड डी, या तो बी डी सही है, बी सी सही है, या फिर डी ओनली सही है। डी ओनली को पढ़िए, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज दैट कैरीज मीनिंग। तो मीनिंग की तो बात यहाँ पे होती ही नहीं है, यहाँ पे अर्थ की बात हो नहीं रही कहीं से भी। यहाँ पे अर्थ की बात करते हैं तो वहां पे क्या आता है हमारे पास? वहां पे हमारे पास मॉर्फीम्स आते हैं। ठीक है, मॉर्फीम्स आते हैं हमारे पास, आपको लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज दैट कैरीज मीनिंग, ये भी नहीं है, डी भी नहीं, जब नहीं है आपके पास। ठीक है, अगर आपको केवल मॉर्फीम भी मालूम होता तो आपका उत्तर सही हो जाता। डी कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, डी कैंसिल कर दीजिए एंड ए कैंसिल कर दीजिए। सही उत्तर तक आप पहुंच चुके हैं, बी एंड सी ओनली। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको जो मालूम है उससे भी आप उत्तर तक पहुंच सकते हैं, तो आंसर यहाँ पे करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर 3, बी एंड सी ओनली। अब यहाँ पे देखिए नोट कर लीजिएगा फोनीम क्या होता है। एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन सेट ऑफ फोनीम्स, चाहे आप जापानीज भाषा की बात करें, चाहे आप रशियन की बात करें, या फिर अलग किसी चाइनीज की बात करें, इनके जो फोनीम्स है यहाँ पे अलग अलग होते हैं, स्पीच साउंड्स की बात होती है इसके अंदर। ठीक है, ओके, तो ये था आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, बी एंड सी ओनली। चलिए
अब देखिए यहाँ पे अगला सवाल, अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द मूवमेंट ऑफ आयंस ड्यूरिंग द एक्शन पोटेंशियल। ये लेक्चर के अंदर इतने अच्छे से वीडियो में बताया गया था कि जिन्होंने भी वो लेक्चर अटेंड किया होगा उनका ये +2 आराम से मिलेगा, बशर्ते वो इस चीज को समझे कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। एक एक चीज बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही सिंपल शब्दों में बताई थी आपको। तो आपको क्या करना था, केवल वहां जाके इसको पढ़ना था अच्छे से और वहां पे आपको मार्क करना था। क्या बोल रहे हैं देखिए, यहाँ पे आपको ये मालूम है कि आपके सेल के अंदर क्या होता है, आपके एक्शन पोटेंशियल होता है। ठीक है, आपका जो क्रिया विभव है वो स्टार्ट होता है आपका। ठीक है, जब आप देखिए, जब आप रहते हैं आरामदायक स्थिति में, जब आप रहते हैं रेस्टिंग स्टेट में, तो आपका कितना रहता है, वो आप बैठे रहते हैं -70 मिली वोल्ट के अंदर। ठीक है, -70 मिली वोल्ट में आप बैठे हैं, लेकिन जैसे ही आप क्या करते हैं, जैसे ही आप थ्रेशोल्ड के पास जाते हैं, ठीक है, जो आपको मिलता है 55 मिली वोल्ट के आसपास, उसके बाद ऊपर जाके आप 30 मिली वोल्ट पे पहुंच जाते हैं और वहां से स्टार्ट क्या होता है, आपका एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो आपके सेल के अंदर, सेल कौन सा है आपके पास न्यूरॉन है ना। न्यूरॉन जो आपका सेल है उसके अंदर क्या होता है वो यहाँ पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले बोल रहे हैं Na+ channels open, Na+ begins to enter cell, K+ continues to leave cell, causes membrane potential to return to resting level, K+ channel opens, K+ begins to leave cell, K+ channels close, Na+ channels reset, Na+ channels become refractory and no more Na+ enters the cell। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा समझा देते हैं आप लोग को, क्योंकि आप लोग तो क्या है कोर्स में पढ़ते नहीं हैं, आप लोग को पैसे बचाने हैं। आप लोग को जो है बुक्स के माध्यम से आपको लगता है इतनी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, जो कि काफी डिफिकल्ट है अभी के समय के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए ये है आपका मानव का शरीर। ठीक है, ये मानव का शरीर है, इसके अंदर कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो है आपके लिए Na, यानी कि आपका सोडियम। कभी आपने सुना होगा कि सोडियम कम हो गया, ये ज्यादा हो गया, या फिर आपने सुना होगा कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम, या फिर आपने पोटेशियम सुना होगा। ठीक है, हमारा जो शरीर है किससे बना हुआ है, उसके अंदर ऊर्जा भी है, विद्युत भी है, और उसी के साथ साथ यानी इलेक्ट्रिसिटी भी उसके अंदर है, और उसी के साथ साथ कुछ रसायन भी हमारे अंदर मौजूद है। ठीक है, ये वही रसायन में से एक है जो आप पढ़ते हैं उसके अंदर पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, इस प्रकार की टेबल बनती है पीरियोडिक टेबल वाली, हलीना वाला जो आपने पढ़ा होगा। वो जो रसायन है वो आप कहाँ मौजूद है, वो आपके शरीर के अंदर भी मौजूद है, अलग अलग जगहों पर। ठीक है, वो किसके अंदर मिलते हैं, आपको सेल्स में मिलते हैं आपको वहां पे। ठीक है, अलग अलग जो रसायन है उपलब्ध हैं। कुछ रसायन जानते हैं जिसको आप बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। कुछ केमिकल्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स बोलते हैं, है ना। गाबा, एसिटिल कोलिन, एपिनेफ्राइन, वो सब जो है आपके। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके कुछ रसायन है, कुछ केमिकल्स हैं। उसी के साथ साथ आपके पास सोडियम होता है जिसको हम बोलते हैं Na। ठीक है, एक होता है आपका पोटेशियम जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं K+, और एक होता है क्या आपका, ठीक है, और आपके क्लोराइड के आयंस। ठीक है, तो ये जो होते हैं आपके पास, देखिए यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे चैनल्स होते हैं। ठीक है, आपके सेल के पास क्या होते हैं, चैनल्स होते हैं। उसी चैनल से एंट्री से, मान लीजिए ये है आपका, देखिए इतना दिखा रहे हैं तो ये भी दिखाई देते हैं। ये क्या है, ये आपका एक्सॉन है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका एक्सॉन है। यहाँ पर देखिए ये जो आपको दिख रहा है, ये जो पतली सी लाइन चली आ रही है, ये क्या है, ये आपके एक्सॉन है। ठीक है, ये आपके एक्सॉन है, और यहाँ पे ये आपके एक्सॉन टर्मिनल्स हैं। ठीक है, जो आपको बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, बाकी कुछ पे ध्यान मत दीजिए। ठीक है, एक्सॉन से, और यहाँ पे क्या होता है आपका, इस पॉइंट पे आपका एक्सॉन हिलॉक होता है। ठीक है, एक्सॉन हिलॉक से ही क्या होता है, आपका जो क्रिया विभव है, जो आपका एक्शन पोटेंशियल है, वो स्टार्ट होता है, और इस प्रकार से जंप करते करते आपको मालूम है बाहर प्लस अंदर नेगेटिव रहता है ना, इस प्रकार से रहता है। और जो आप प्रश्न के अंदर देख रहे हैं सोडियम पोटेशियम, वही होता है, चीजें अंदर बाहर आती है, और फिर सेल के अंदर जो चार्ज है वो चेंज होता है, और एक मैसेज यहाँ से यहाँ तक फटाक से तुरंत जल्दी से जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं रेड वाला, ये क्या है, ये आपकी माइलिन शीथ होती है। ठीक है, माइलिन शीथ CNS और PNS में अलग अलग बनती है, ये आपको ऑलरेडी मालूम होगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पढ़ते हैं प्रश्न को आप। Na+ चैनल्स ओपन, Na बिगिंस टू एंटर सेल। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है प्रक्रिया में, सबसे पहले जब Na+ चैनल खुलता है तो Na+ कोशिका में प्रवेश होना आरंभ होता है। ठीक है, मतलब ये आपका सेल है, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले आपका गेट खुलेगा, गेट से अंदर कौन आएगा, गेट से अंदर आएगा आपका सोडियम। ठीक है, Na+ चैनल, ये Na क्या होता है, Na होता है आपका सोडियम। ठीक है, सोडियम और Na बिगिंस टू एंटर सेल, ये अंदर आना स्टार्ट करता है। ठीक है, अंदर आना स्टार्ट करता है ये। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से अंदर आना स्टार्ट करता है। उसके बाद क्या होता है, यहीं पे देखिए A तो होगा, कंफर्म बात है, ये आपको मालूम नहीं होगा बट अब मालूम पड़ गया है। सबसे पहले सोडियम अंदर आता है, उसके बाद क्या होता है, K+ चैनल्स ओपन। ठीक है, K के जो चैनल है, यानी K क्या है आपका, जब पोटेशियम चैनल खुलता है तो K+ कोशिका छोड़ना आरंभ कर देता है। अंदर क्या बैठा रहता है, अंदर आपका K वाला बैठा रहता है, तो K धीरे धीरे क्या करता है, बाहर जाना स्टार्ट कर देता है। कोशिका छोड़ना मतलब कोशिका से बाहर जाना, ये सेल का इनसाइड है और ये सेल का आउटसाइड है। ठीक है,
तो ये क्या करता है, कोशिका छोड़ना आरंभ करता है। आरंभ करता है मतलब कहाँ जाएगा, ये बाहर जाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन नंबर मालूम पड़ गया कौन सा सही है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। ए सबसे पहले होगा, सबसे पहले सोडियम अंदर आएगा, उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, पोटेशियम यहाँ से बाहर जाएगा, के प्लस चैनल्स ओपन, के प्लस बिगिंस टू लीव सेल। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है, ई ई क्या है, Na प्लस चैनल्स बिकम रिफैक्टरी, नो मोर Na प्लस एंटर्स द सेल। ठीक है, उसके बाद Na प्लस चैनल उच्च ताप सह हो जाता है जब कोई Na प्लस कोशिका में प्रवेश नहीं करता है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, सोडियम बहुत ज्यादा अंदर आ गया, अब क्या क्या बन गया है, रिफ्रैक्टरी बन गया है। अब क्या होगा, कोई भी Na जो अंदर से आ रहा था उसको स्टॉप कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर ये Na बाहर के बाहर ही घूमेगा। अब कोई Na प्लस कोशिका में प्रवेश नहीं करता है, ये अगला स्टेप होगा ACE। उसके बाद क्या होता है, देखिए बी में आ दिया है, थोड़ा सा क्वेश्चन ये अजीब गरीब सेट है, बट अगर आपने इतनी डिटेलिंग आपको बारीकी मालूम होती तो आपको ये सवाल बन जाता, एटलीस्ट AC तक तो आप पहुंच जाते बड़े आराम से, और आपका आंसर वहीं पे सही हो जाता। बाद में गड़बड़ी दी हुई है, उससे आपको कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है, फिर बी एकदम से जंप करा दिया है, के प्लस कंटिन्यूज टू लीव सेल, कॉजेज मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू रिटर्न टू रेस्टिंग लेवल। रेस्टिंग लेवल कितनी होती है आपकी, मैंने 70 बताया था, तो के प्लस क्या होता है, छूटता रहता है, अभी भी बाहर जाता रहता है, ताकि अंदर क्या हो, अंदर का टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। ठीक है, उसके बाद बी आ गया आपका, और अंत में सबसे पहले क्या है, फिर क्या होता है, के प्लस चैनल्स क्लोज, Na प्लस चैनल्स रीसेट। ठीक है, तो अंदर क्या होता है, यहाँ पे ये वाला चैनल भी बंद हो जाता है, कि सोडियम पोटेशियम वाला, और सोडियम बाहर का बाहर ही रहता है। तो अब क्या हो गया, बाहर सोडियम और अंदर पोटेशियम, हम जो -70 मिलीवोल्ट की स्थिति थी वहीं पे उस पे वापस हम आ गए हैं। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया थी, और इसके सही करने पे आपको मिलते हैं +2 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 ACEBD। ऑप्शन नंबर ए, Na प्लस चैनल्स ओपन, Na प्लस बिगिंस टू एंटर सेल, सबसे पहले सोडियम अंदर आएगा, उसके बाद के वाले चैनल खुलेंगे और पोटेशियम भी जो है बाहर जाएगा। उसके बाद आपका Na प्लस चैनल्स बिकम रिफैक्टरी, अब जरूरत नहीं है सोडियम के अंदर, और नो मोर Na प्लस एंटर सेल, कोई भी सोडियम अंदर नहीं आएगा। उसके बाद के वाले जो है पोटेशियम अभी भी बाहर जाते रहेंगे, और उसके बाद के वाला जो है वो भी बंद हो जाएगा, और वापस हम -70 मिलीवोल्ट की स्थिति पे आ जाएंगे। तो इस प्रकार से सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 ACEBD। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। चलिए अगला सवाल देखिए, एग्जिस्टेंशियलिज्म से, जैसा कि अगर हमारे लेक्चर्स देखे होते आपने तो आपका ये सवाल भी गलत नहीं होता। ठीक है, अस्तित्ववाद का संबंध निम्नलिखित में से किन नामों से है। एग्जिस्टेंशियलिज्म से देखिए आपको 2 सवाल 3 सवाल देखने मिले इस साल के पेपर में। ठीक है, तो आप भी अपने अस्तित्व के बारे में सोचिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। सोरेन किएरगार्ड, व्लादिमीर, फ्राइड्रिच नीत्शे, हसरल हसरल हुसरल फ्रेडरिक नीत्शे, व्लादिमीर, सोरेन किएरगार्ड। सही आंसर क्या है इसका, सोरेन किएरगार्ड। ठीक है, सबसे पहले, देन फ्राइड्रिच नीत्शे और आपका हर्सल। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल फैक्ट वाला सवाल था, मालूम है तो मालूम है, अदरवाइज इसका जो है गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, ओके, सोरेन किएरगार्ड सही है, फ्राइड्रिच नीत्शे सही है, और हसरल सही है, ACD सही है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। लेक्चर के अंदर हमने व्लादिमीर की बात कभी नहीं की। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन की बात है हो रही है यहाँ पे। ठीक है, जस्ट मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ACND करेक्ट आंसर होता है। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। चलिए यहाँ पर देखिए एक और सवाल, अगला फैक्ट बेस्ड सवाल, मालूम है तो मालूम है, अदरवाइज गलत होगा। अ बेसिक सेट ऑफ बिलीव्स दैट गाइड एक्शन इज कॉल्ड एक्सियोलॉजी, पैराडिग्म, रियोटोरिकल, ओंटोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे विश्वासों, मान्यताओं का एक आधारभूत समूह जो क्रिया कर्म को निर्देशित करता है वह कहा जाता है। एक किताब से इसको डायरेक्टली उठाया गया है, सेम टू सेम, सेंटेंस बाय सेंटेंस। ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या है आपका, प्रतिरूप, पैराडिग्म की बात करता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है, प्रतिरूप आपका पैराडिग्म। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है, ना ही ये एक्सियोलॉजी है, ना ये मूल्य मीमांसा है, ना ही ये अलंकारिक है, और ना ही ये सत्ता मीमांसा है। प्रतिरूप जो है पैराडिग्म क्या होता है, अ बेसिक सेट ऑफ बिलीव्स दैट गाइड एक्शन, विश्वासों का एक आधारभूत समूह जो क्रिया कर्म को निर्देशित करता है। ठीक है, हमारा विश्वास है, उस प्रकार से हम ये पैराडिग्म पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये था आपका अगला सवाल। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखिए अगला सवाल, देयर आर 5 यूनिवर्सल ह्यूमन नीड्स अकॉर्डिंग टू रियलिटी थेरेपी। यथार्थपरक उपचार विधि के अनुसार 5 सार्वभौमिक मानवीय आवश्यकताएं होती हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 5 आवश्यकताएं हैं, कौन सी हैं? दीज नीड्स आर सर्वाइवल, लव एंड बिलोंगिंग, पावर, फ्रीडम एंड फन। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये भी सही बात है। ए भी सही है और आर भी सही है, ए भी सही है और आर भी सही है। ठीक है, एंड ठीक है, तो ये तो आपने इतना कर लिया होगा कि ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, लेकिन जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आर जो है यहाँ पे इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। रियलिटी थेरेपी के अनुसार 5
जो है आपकी आधारभूत आवश्यकताएं हैं, सार्वभौमिक मानवीय आवश्यकताएं होती हैं। उत्तरजीविता, प्रेम एवं आत्मीयता, शक्ति, उन्मुक्ता और आमोद प्रमोद। ठीक है, सेम आपका चलता है मास्लो के अंदर भी इसी प्रकार की चीजें चाहिए उसके अंदर भी। ठीक है, ये आपका होता है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। ए भी सही है और आर भी सही है और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऑफ ए का है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले सवाल की ऊपर। चलिए, ये रहा सवाल और इस लेक्चर का भी अंतिम सवाल। ये हम भी बॉटम से अप आ गए। व्हाट इज मीन बाय बॉटम अप प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं। ऊर्ध्वगामी प्रक्रमण से क्या अभिप्रेरित है? दो प्रकार के होते हैं, एक बॉटम अप और एक टॉप डाउन। ठीक है, यहाँ बोल रहे हैं इट ऑलवेज डिस्टॉर्ट्स अवर ऑब्जर्वेशंस। इसके परिणाम स्वरूप हमारा प्रेक्षण सदैव विरूपित हो जाता है। सेंसरी एनालिसिस दैट स्टार्ट्स एट द एंट्री लेवल। संवेदी विश्लेषण जो प्रारंभिक स्तर पर आरंभ होता है। व्हेन अवर एक्सपीरियंस एंड एक्सपेक्टेशंस गाइड अवर परसेप्शन। ठीक है, जब हमारा अवबोध हमारे अनुभव और प्रत्याशा से निर्देशित होता है। हायर लेवल मेंटल प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व। इसमें उच्चतर स्तर की मानसिक प्रक्रियाएं अंतर्ग्रस्त होती हैं। एंड हेल्प्स टू डिटेक्ट द लाइंस, एंगल्स एंड कलर्स। इसमें रेखा, कोण और वर्ण के संसूचन में सहायता मिलती है। ठीक है, तो आपके बॉटम अप प्रोसेसिंग में क्या होता है कि आपका देखिए नीचे से ऊपर जा रहे हैं आप चीजों को। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, सेंसरी एनालिसिस दैट स्टार्ट्स एट द एंट्री लेवल। जो भी आपके संवेदी विश्लेषण है कैसे स्टार्ट होते हैं, वो एंट्री लेवल पे यानी कि प्रारंभिक स्तर पर आरंभ होता है आपके ऊर्ध्वगामी के अंदर। ठीक है, देन आपका जो है ये भी नहीं है हमारा एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेशन, ऐसा नहीं करता, ये भी नहीं करता, आपको मिलता है हेल्प्स टू डिटेक्ट द लाइंस, एंगल्स एंड कलर्स। क्योंकि क्या है, बेसिक चीजें हैं ये सेंसरी एनालिसिस। इसमें रेखा, कोण और वर्ण के संसूचन में सहायता मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है और ऑप्शन नंबर ई सही है इसके अंतर्गत, और थर्ड ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपकी आंसर की के अनुसार भी, और यही होता है आपके बॉटम अप प्रोसेसिंग के अंदर। संवेदी विश्लेषण जो प्रारंभिक स्तर पर आरंभ होता है और इसमें रेखा, कोण और वर्ण के संसूचन में सहायता मिलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, बी एंड ई ओनली। ऑलराइट, ओके, तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आपने आज कवर किए जून 2023 के 8 से 10 सवाल। यहाँ पे चीज़ों को समझा आपने, सीखा आपने, और आई होप आपने नोट भी किया होगा। और अगर अभी तक आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो क्या करना है, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और उसी के साथ साथ आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके नीचे लिंक पे जाके आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप उसका एपिसोड 1 भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आपसे एपिसोड नंबर 3 के अंदर। वहाँ बात करेंगे हम कुछ और सवालों की। ठीक है, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, और अगर आप दिसंबर 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अच्छे से प्रिपेयर करिए। अभी आपको जो देखिए पेपर 2 भी अच्छे से प्रिपेयर करना है एंड पेपर 1 भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप जो है बुक्स के पीछे भाग सकते हैं, बिल्कुल भागने का आपका अधिकार है। ठीक है, भागे वहाँ पे, और केवल आप क्या वेस्ट करेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे। ऑलराइट, ओके, ठीक है, इसी के साथ आपको 15 से 20 बुक्स पढ़नी होंगी, उसके बाद भी आपको सारी चीजें एकत्रित नहीं मिलेगी, इस बात का आप ध्यान रखिए। फिर भी अगर आपको बुक्स किताबें खरीदनी है तो आप नीचे लिंक दी हुई है, वहां से जाके आप उनको खरीद सकते हैं। ऑलराइट, ओके, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।